साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ उपकार बावरा जी मौजूद हैं। तमाम सोशल इश्यूज़ पे मैंने देखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप बात भी करते हैं, तमाम सोशल इश्यूज़ पे भी बोलते हैं, वहीं राजनीतिक तौर पे आप बसपा के साथ रहते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं मिशन का हिस्सा हैं। बिना पॉलिटिकल और बिना सोशल चीज़ें नहीं चल पाती। सोशल एजेंडे को लेकर के हम लोग पॉलिटिकल एजेंडे का जो है समावेश जो करते हैं वो समाज हित में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए दोनों को साथ लेके चलते हैं ताकि लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। आप भी सोशल हैं, तमाम लोग सोशल इश्यूज़ पे काम करते हैं, मगर बसपा ही क्यों? उनके लिए तो कह रहे बसपा नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टी हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बाद में है। उससे पहले एक मिशन है, एक मूवमेंट है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, जो बरसों से शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए, समानता के लिए, मतलब तमाम जो वंचित वर्ग हैं उन लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो पहले सोशल तौर पे, सामाजिक तौर पे उन लोगों के लिए काम करती है, उसके बाद उसका जो है पॉलिटिकल उसमें उसको कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि देखिए, बिना संवैधानिक पदों में निहित हुए, बिना संविधान में आपको बता दें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में जो पावर है, ताकत है, वो संवैधानिक पदों में निहित है। तो उसको अर्जित करने के लिए पॉलिटिक्स एक अच्छा माध्यम है। तो बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिक्स करती है उन तमाम वंचित लोगों के लिए जो बरसों से दबाए गए, जिनको बरसों से प्रताड़ित किया गया, जिनको उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा गया, उन लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी राजनीति करती है। एक सवाल है कि कांशी राम साहब के जो विचार की आप बात करते हैं, तो वो जो वंचित और भी लोग हैं सोशल वर्कर, वो क्यों उससे दूर क्यों भाग रहे हैं आज के समय में? कौन लोग हैं? ऐसे तमाम सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को बताते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं कि बसपा वो काम नहीं कर रही है, बसपा से मिशन से नहीं जुड़े हो, उस पर क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहली चीज़ तो वो लोग जो है व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए, अपने आप को जो है दर्शाने के लिए काम करते हैं। और जो एक्टिविस्ट होगा वो साहब काशीराम जी को भली भांति जानता होगा। आजकल बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं इस तरीके के घूम रहे हैं, अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, असल में जो है साहब काशीराम जी के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को कम जानते हैं, समझते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं भाई। महत्वाकांक्षाएं सब में हैं, उन लोगों में भी है। अगर उनकी चीज़ें नहीं हो पाती है तो फिर वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं और लूँगा कि उपकार बावरा के लिए सही और गलत क्या है जो बाकियों को नहीं दिख रहा है? बसपा के साथ वो कहते हैं गलत है, ये विचारधारा गलत हो रही है, और वहाँ पे तमाम अदर पार्टीज़ को वो सही कहने लगे हैं आज के समय। एक टाइम था कि उस ट्रैफिक को लेने आते हैं बसपा से, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। तो सही और गलत क्या है? देखिए, शही तो जो है बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, साहब काशीराम जी का दिया हुआ मूवमेंट है। और जो इससे इत्र है वो लगभग सभी गलत है। मेरा मानना है कि देखिए, साहब काशीराम जी कहा करते थे, जब उन्होंने कारवां जोड़ा, लोगों को इकट्ठा किया, तो वो कहा करते थे कि यहाँ वो लोग बिल्कुल ना आए जो महत्वाकांक्षी हैं, जो मुझसे अपेक्षा रखते हैं। हो सकता है कि भाई कल मैं आप लोगों को कुछ ना दे पाऊँ तो आप लोग टूट जाएंगे और आप जो है मुझे अपशब्द कहेंगे या मेरा साथ छोड़ देंगे, मेरी पार्टी की बुराई करेंगे। तो साहब काशीराम जी चाहते थे कि वो लोग जुड़ें जो देने वाले हैं, जो जी, मिशन भावना रखते हैं। जी। तो साहब चाहते थे कि ऐसे लोग बने, ऐसे लोग जुड़ें। लेकिन आज जो है, आज अधिकतर देखने को यही मिलता है कि लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और देने वाले लोगों की संख्या जो है कम है। साहब काशीराम जी पे बैक टू सोसाइटी रहा करते थे और आजकल पे बैक टू सोसाइटी नहीं है। आजकल जो है मतलब लोग लेने की इच्छा ज़्यादा रखते हैं। तो वो ऐसे लोग हैं जो बाद में टूट जाते हैं, जिनको नहीं मिल पाता तो वो बाद में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और बोलते हैं कि भाई जो है
पार्टी ने ये नहीं किया और पार्टी वो है, इस तरीके की चीज़ें वही लोग करते हैं फिर। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी में जिम्मेदारी दी गई, मगर वो जिम्मेदारी निभा नहीं पाए, कहीं ना कहीं अपने आप को ही डाइवर्ट कर दिए, और आज वो फिर बसपा में आना चाह रहे हैं। ऐसे युवा कई हैं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। जयप्रकाश कहते हैं कि हम नीचे प्रकाश ऊपर आकाश, इस तरीके के विचार रखते हैं क्या, मगर उनकी जो इंटरव्यूज़ देखिए, और आपने भी देखा है तमाम विषयों पे, आपने बोला भी है, तो जयप्रकाश इस तरीके की भाषा लोग पहले यूज़ की। जब आकाश को पहले जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने कहा कि बहन जी ने किस कारण दी, उसके बाद अब कह रहे हैं आकाश बढ़िया नेता है, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, लोगों को क्यों डाइवर्जन ला रहे हैं? भाई ये चीज़ तो आप उनसे पूछिएगा। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि नहीं, आकाश जी आप जो है, क्या सोचें? आकाश जी जो हैं एक मैं समझता हूँ बहुत ही समझदार और युवा एनर्जी से एनर्जेटिक पर्सन है, और बहुजन समाज पार्टी को एक नई दिशा मोमेंट के साथ जो है वो लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, और यूथ उनके साथ जुड़ रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में जो है आकाश जी एक बहुत बड़ा नाम बन करके निकलेंगे, और देश में एक बहुत बड़ा नाम होगा आकाश जी के नाम से। और मैं समझता हूँ कि सबको आज उनका सहयोग करना चाहिए। ठीक है, जिस मोमेंट की वो बात कर रहे हैं, आज जैसे झज्जर में रैली थी, जी। सॉरी गोहाना में, हम्म। गोहाना में आज जो रैली थी उसमें उन्होंने बहुत बड़े मुद्दे रखे। उन्हें आरक्षण का भी मुद्दा रखा। बिल्कुल। तो वो चाहते हैं कि सबको साथ लेकर के चला जाए, और युवाओं पे उनका बड़ा फोकस है। तो वो कह रहे हैं कि भाई युवा हमारे साथ रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आज के समय में भटक रहे हैं, जो युवा बहुजन समाज पार्टी से इत्र हो रहा है, उनको भी साथ लाया जाएगा, और कोई जो गिले शिकवे हैं, जो समस्याएं हैं, उनका भी निवारण कराया जाएगा। आखिरकार है तो पिछड़े हुए भाई जी। सबके साथ में हैं, और जो इधर उधर भटक गए हैं उनको जो है मिशन मूवमेंट से जोड़ा जाएगा, पार्टी के साथ में जोड़ा जाएगा। अच्छा, मैंने एक बात लिखी थी सोशल मीडिया पे, बंटने से नहीं बांटने से बढ़ा जाएगा। जिस तरीके से समाज को अगर बंटने देंगे तब तो आप पावर में कमज़ोर हो जाएंगे। वहीं पर लगातार अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकाश की वापसी हो, आकाश वापस आए और उनके साथ जयप्रकाश आए, तो वही मैं एक सवाल और जब आकाश आनंद इस साइड प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बसपा के मूवमेंट से जुड़े हैं, आप बसपा की बात कर रहे हैं, बसपा सुप्रीमो की बात कर रहे हैं, तो आकाश जी के प्रोग्राम में वो लोग क्यों नहीं अब आ रहे हैं? आकाश तो कार्यक्रम कर रहे हैं ना, आकाश की वापसी हुई, तो क्या उनको कोई दिक्कत है आकाश से, या क्या उनके पीछे सोच है जो जयप्रकाश कर रहे थे? क्योंकि आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तभी मैंने ये बात पूछी। नहीं, मैं फिर कहूँगा, आप भी देखो जा रहे हैं। बिल्कुल मैं मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ठीक है, और हालांकि कुछ इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको हमें दरकिनार रखना चाहिए। जब समाज की बात होती है, जब पार्टी की बात होती है, जब बड़ा विज़न होता है, तो अपनी व्यक्तिगत चीज़ें हमें जो है छोड़ देनी चाहिए। और मैं तो सभी युवाओं से भी यह अपेक्षा करूँगा कि भाई आज समय की नज़ाकत को समझते हुए हमें बड़े विज़न के साथ चलना है। हमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना है, पूरे देश में बनाना है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो उसके लिए हमें अपने हितों का त्याग करना पड़ेगा, हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना पड़ेगा, और एकजुट होकर के इस गोल को अचीव करना होगा। देखिए, मनुवादी लोग नहीं चाहते कि यार आप लोग शासन में, सत्ता में बैठे हैं। जी। अभी ये जो आरक्षण का मुद्दा छिड़ा, इससे हमें प्रतीत हो जाता है कि उन लोगों के पेट में कितना दर्द है। वो बांटना चाहते हैं, किस किस तरीके से पहले धर्मों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर उपजातियों में बांटा। तो वो बांटने की राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वोट डालो और राज करो ये अंग्रेजों की नीति है। मैं कहता हूँ नहीं, ये उन सामंतवादी विचारधारा रखने वाले, मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोगों की जो है मोनोपॉलिसी है। ये उन लोगों की विचारधारा है जो बरसों से शोषण करते हुए आए हैं, जिन्होंने यहाँ के गरीब को, यहाँ के पिछड़े को, यहाँ के मजदूर को उनके हकों से वंचित रखा। ये उन लोगों की राजनीति है ताकि ये एकजुट ना हो पाए, इसलिए इनके अंदर फूट डालते रहो, इन्हें जातियों में बांटते रहो, इन्हें जो है मतलब भांति भांति रूप से बांटते रहो।
तो ये उन लोगों की पॉलिसी है, और वो आज भी राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी इस बड़े वर्ग को, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ को, जिसको साहब काशीराम ने 6743 जातियों में बटे हुए समाज को एकजुट करके बहुजन नाम दे करके जो बताया था, वो लोग नहीं चाहते कि बहुजन बन जाए, क्योंकि बहुजन बन जाएगा तो उनकी जड़ें हिला देगा, उनको सत्ता से बाहर कर देगा। ये जो 85% वर्ग का हिस्सा मार के बैठे हैं लोग, ये जो मलाई खा रहे हैं मात्र 15% लोग, वो मलाई खाना छोड़ देंगे। तो वो नहीं चाहते कि भाई इस देश में ये जो वर्ग हैं ये किसी भी रूप से एकजुट हो जाए। जब जब इस समाज का सच्चा और अच्छा नेतृत्व होता है, कुछ चमचे, कुछ दलाल पैदा कर दिए जाते हैं समाज में, कुछ बहरूपी पैदा कर दिए जाते हैं समाज में। वो इसीलिए पैदा कर दिए जाते हैं ताकि आप एकजुट ना हो पाए, क्योंकि वो लोग जानते हैं जब जब आप लोग एकजुट हुए तब तब आप लोगों ने शासन किया। उठा के देख लीजिए इतिहास, ज्योतिबा फुले जी, साहू महाराज, पेरियार, बाबा साहेब, साहब काशीराम, ये वे लोग हैं जो समय समय पे समझाते हुए आए हैं कि एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, आपकी ताकत एकजुटता है। एकजुट हो जाओगे, सामाजिक रूप से एकजुट हो जाओगे तो राजनीतिक रूप से भी हो जाओगे, आर्थिक रूप से भी हो जाओगे। ये बात सच है कि अगर बसपा इस सोच पे ना होती तो उस हॉस्पिटल का नाम, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उसका छत्रपति साहू जी महाराज किया। अंबेडकर पार्क जाएंगे, सिर्फ अंबेडकर पार्क नाम है, वहाँ सभी समाज के महापुरुष मौजूद हैं। वहीं पर ये जो लोग हैं जो संविधान लेकर चल रहे थे, उन लाल डायरी, वो सबक दिखाए कि हिंदू खतरे में है, भारत खतरे में है, संविधान बचाना है, इस तरीके की बात करके बलगला रहे थे। आज इन विचारों पे जो संविधान का इतना सेंसिटिव मुद्दा वो बता रहे हैं ना बोलने के लिए, क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी के साथ खड़े हो, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिस बात पर आपको वोट दिया है, उस पर ना बोलना क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोग इस तरीके की बात कर रहे थे, जो अभी पीछे चुनाव का आपने दौर देखा, लोकसभा चुनाव में पूरा बवंडर इन लोगों ने मचाया कि संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। कहाँ बचाया इन लोगों ने संविधान? हाँ, यही तो लोग हैं जिन्होंने संविधान का समय समय पर चीरहरण किया, और आज हमारे समाज के लोगों को, इस देश की अधिकांश जनता को ये दिखा रहे हैं कि हम संविधान के संरक्षक हैं, हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो इस समाज के लिए मतलब इस समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं तोड़ने का काम करते थे। इस समाज के जो महापुरुषों के नाम पे जिलों के नाम बहन कुमारी मायावती जी ने रखे, उनके नामों को जो है बदल करके फिर से वही नाम रखने का जिन लोगों ने काम किया, वो आज कह रहे हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं। जिन लोगों ने पदोन्नति के आरक्षण में, पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया, वो आज कह रहे हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं। जिन्होंने समय समय पर संविधान का खंडन किया, और जब आज बोलना है तो आज इनके मुंह में दही जम गई। जी। अच्छा, एक्चुअली मैं बता देता हूं, ये सत्ता के लोभी लोग हैं, ये सत्ता की महत्वाकांक्षा में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ये अपनी मतलब कुछ भी, किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। मैं ये कहूँगा किसी भी हद तक, जैसे डाइवर्ट कर कुछ भी कर सकते हैं लोग। इनके अंदर सत्ता की इतनी भूख है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, या और अन्य क्षेत्रीय दल हो, समाजवादी हो, या कोई और अन्य कैसा भी दल हो, इनके अंदर भूख है सत्ता की। ये किसी भी हद तक, ये नैतिक मतलब जिम्मेदारियों से परे होकर के, मतलब अधिकारों से परे होकर के, कर्तव्यों से परे होकर के, ये कुछ भी कर गुजर सकते हैं। जो औलाद अपने बाप की ना हुई, उनसे आप अपेक्षा कर रहे हो संविधान की रक्षा करेंगे? और भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा वही है जो, जिनके सांसद अनंत कुमार हेगड़े ये कहते हैं कि हम तो आए ही संविधान बदलने के लिए हैं, तो उनसे आप अपेक्षा करेंगे कि वो संविधान की रक्षा करेंगे? या उस कांग्रेस पार्टी से संविधान की रक्षा करने की बात करेंगे जिन्होंने बाबा साहेब को संविधान सभा में नहीं बैठने दिया? बाबा साहेब जैसी शख्सियत को मतलब इतना परेशान उन लोगों ने किया, उनकी विचारधारा को खत्म करने का, उनको खत्म करने का प्रयास किया, वो संविधान की रक्षा करेंगे? संविधान की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जो संविधान रूपी काम करती है, जो संविधान संवत शासन करती है, जिन्हें समय समय पे, चाहे वो पिछड़ों के अधिकार हों,
चाहे वो अल्पसंख्यकों के अधिकार हो, चाहे मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट ब्राह्मणों के भी अधिकार हो, जनरल कैटेगरी के भी, उनको भी संवैधानिक तौर पर सुरक्षा प्रदान करने का काम किया, उनको भी संवैधानिक तौर पर उनके अधिकार दिलाने का काम किया, उनके भी हर तरीके से जैसे भी हो सकता है उनको संविधान के प्रति समर्पित रहने का काम जो किया वो बहन कुमारी मायावती ने और उनकी सरकार में हुआ। इन लोगों से अपेक्षा नहीं करी जा सकती। हम ये आप तो पे वो वाली कैसे बात, भरोसा करें? ये तो वो वाली बात हो गई कि बिल्ली के मतलब बिल्ली के भरोसे जो है दूध छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये तो वो वाली बात हो रखी है। बिल्ली चढ़ कर हो जाएगी। अच्छा, आप एक यूथ हैं, किस एज से आपको ये लगा कि अब मुझे सामाजिक और राजनीतिक दोनों दौर देखना, किस एज से? देखिए मतलब ये समझते तो बचपन से आ रहे होंगे, मगर किस एज से आप एक्टिव पूरी तरीके से हुए कि आप मैं फ्री हूँ? देखिए जब आपको लगने लगे कि भाई समाज में एक आपके चाहने वाले लोग हैं, जब आपको लगे कि लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में आएं, आप बदलाव करें, तब समझ में आ जाता है कि अब लोग चाहते हैं कि आप राजनीतिक रूप से आप कहीं बैठें, आप राजनीतिक रूप से उन संवैधानिक अधिकारों में निहित हो जाएं जिनसे आप लोगों की वास्तविक सहायता कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की सच्ची जो लड़ाई है वो लड़ाई लोकतांत्रिक पदों में है। इसलिए साहब का जो है बाबा साहेब भी कहते थे कि राजनीति बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर राजनीति में सही लोग नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं गलत लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, और उठा रहे हैं, है ना, उठा रहे हैं। इसलिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि सही लोगों का उसमें समावेश हो ताकि एक अच्छा राष्ट्र बन सके, सबके सहयोग से बन सके, जैसा बाबा साहेब चाहते थे कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जिसमें सबकी भागीदारी हो, सब सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से भरपूर हों, सब किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना एक्चुअली हो। मेरा एक क्वेश्चन इसलिए था कि उपकार बाबरा की मुझे एज नहीं जाननी थी मुझे ये जानना था कि एक्चुअली कब से आप राजनीति में लगे और बसपा के साथ है? देखिए बसपा के साथ तो तब से हैं भाई जब से हमने होश संभाला। हाँ, जब वही से हमें मैं पता वो लगा, जानना जब चाह से रहा हमें था। पता लगा कि भाई हमारी भी एक पार्टी है और हाथी उसका निशान है, तो तब से जो है बचपन में कुछ कम जानते थे, धीरे धीरे बड़े हुए पता लगा कि बहुजन समाज पार्टी और हमारे महापुरुष ये लोग हैं, इन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें भी जो है अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, हमारी पीढ़ियों के लिए कुछ करना चाहिए। तब से एक फ्लो बन गया एक। एज नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है। एक सवाल मैं कर लेता हूँ, एक सवाल ये मुझे करना था, उससे रिलेटेड ये करना था। इतने समय से राजनीतिक तौर पे तमाम नेताओं को देखा, तमाम यूथ हुए, अब तो सो कॉल्ड यूथ हैं, 50 साल, 60 साल। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन आकाश और देम? देखिए सबसे पहली बात तो जो मैं पर्सनली समझता हूँ, जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी तो आकाश जी के माध्यम से ही करी थी, आप लोगों को पता होगा, दिल्ली में। तो उनके अंदर एक अपनापन है और वो बात को समझते हैं और बहुत गहराई से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं। एक एक चीज़ में मैं आपसे बताऊं, जवानी में बहुत कम देखने को मिल पाता है पेशेंस, धैर्य, वो उनके अंदर है। किसी भी चीज़ की गंभीरता को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सजग हैं। तो वो चीज़ें ज़रूरी एक लीडरशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए धैर्य का होना और अनुशासन का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आकाश जी में वो दोनों चीज़ें हैं, धैर्य और अनुशासन। बिल्कुल, नो डाउट। ये जब है। पद से उन्हें हटाया भी गया, उसके बाद भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। वैसे तमाम नेता हैं वो तो बगावत पे आ गए थे, चाहे वो पिताजी हो चाहे चाचा जी हो। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन आकाश जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और भाई बहन जी से तो जो है हम किसी की अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन बहन जी हैं। बहन जी जैसा नेता तो शायद सदियों में एक हो। तो बहन जी के निर्णयों को जो है मतलब एक्सेप्ट करके उनको मतलब उन पे अमल करना, ये बहुत बड़ी बात है और वो करते हैं। आज भी बहन जी का उनको फ़ोन आया तो तत्काल जो है बुलाया उन्होंने, बहन जी ने जो है उनको वहाँ पे दिल्ली में। तो आज मिलना था हमें
कहने लगे कि भाई आज थोड़ा कम समय मिल पाएगा, तो कल हम लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। तो मतलब इतने ज़्यादा वो सजग हैं कि बहन जी को एक फ़ोन उनको जो है आया और वो तत्काल अपनी मीटिंग ख़त्म करके सीधा दिल्ली निकल गए। तो ये सारी चीज़ें हैं उनके अंदर, एक अच्छी लीडरशिप, परिपक्वता और अनुशासन और धैर्य, ये उनको बहुत दूर तक ले जाएगी बॉस। अच्छा उपकार जी, जैसे मैं देखता हूँ तमाम बहुजन नेता बनने की कोशिश किए तमाम बहुजन, आकाश के जब इंटरव्यूज आए मुझे जो अच्छा लगा, और आपको क्या अच्छा लगा, अब ये ना कहिएगा हाँ मुझे भी अच्छा लगा, कि एक बहुजन लीडरशिप को डेवलप करने वाला जो लड़का है, जो ओरिजिनल यूथ है, वो इंग्लिश में भी अच्छा बोल रहा है और हिंदी में भी अच्छा बोल रहा है, और कोई उसको मिस्टेक भी नहीं कर सकता। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो बहुजन महापुरुषों के बारे में ओरिजिनलिटी बता रहा था। आपको क्या लगा? बिल्कुल है ये चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि बहुजन लीडर को मतलब बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है वो आपको अदर कंट्रियों से कनेक्टेड करती है और अपनी बात को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित होती है, मिस्टेक भी नहीं और कोई मिस्टेक नहीं होती, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो है चीज़ें होती हैं। ये मिस्टेक। अच्छा ये बताया भी गया होगा, आप भी बाम सेफ में कार्यक्रम में गए, मैंने जब गया तो कहा गया इंग्लिश पे कमांड होना इसलिए आवश्यक है कि आपकी बात आप ही कह पाओ, दूसरा कोई गलत ना कह दे, क्योंकि बाकी लीडर्स में मैं देख रहा हूँ ये चीज़ों की कमी मुझे दिखी। देखो ये तो है, खैर मैं इसकी जो है मैं कमी नहीं कहूँगा, ये बाय फॉल्ट है। हाँ, मगर ये इसके प्लस पीछे पॉइंट बहुत जुड़ गया। ये इसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र है जो आप लोगों को शिक्षा से वंचित करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि भाई आप लोग शिक्षित हो जाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए समय समय पे जो है प्रोपेगेंडा चलाते हैं वो। तो अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, जी। वो मैंने एजुकेशन को लेकर के पढ़ी, तो उसमें रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि देश भर में एससी एसटी समाज की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो 8वीं कक्षा में ही दम तोड़ देती हैं। जी। 8वीं कक्षा से ऊपर मुश्किल से 5% 10% निकल पाती है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं एजुकेशन को लेकर के जो इस पिछड़े समाज को, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ समाज है उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं। और उसका सबसे बड़ा जो मतलब फैक्ट है वो यही है कि आप आगे सवाल ना कर सके, आप अपनी बात ना रख सकें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, आज लीडरशिप में आई हैं। एक अच्छा प्रवक्ता हमें मिला आकाश आनंद जी के रूप में, जो इंग्लिश में भी अपनी बात जो है बहुत बारीकी से, बहुत तेज़ तर्रार तरीके से रख सकता है। तो ये अच्छी चीज़ है। आकाश जी में से आपकी मुलाकात हुई, क्या क्वालिटी दिखी जो ओरिजिनल लीडर में होनी चाहिए? देखिए बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और व्यक्तिगत तौर पे अगर पूछेंगे तो फिर देखिए सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूँगा कि एक लीडरशिप में जो स्पेशलिटी होनी चाहिए वो अनुशासन और पेशेंस। ठीक है, डिसिप्लिन का होना बेहद ज़रूरी है, और वो वेल डिसिप्लिन है बंदा, ये क्वालिटी है उसकी। जैसे भी हम लोग मिलते हैं बहुत पेशेंस जो है उसके अंदर होता है, वो जो है बहुत खुश मिजाज होकर के वो मिलता है, और लगता है कि आदमी को यार हाँ कि यहाँ कोई बंदा मिला है, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक स्माइल जो है चेहरे पे होती है उसके, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगता है कि हाँ भाई मिला है, एक भाई जैसी फीलिंग आती है। अच्छा चलिए, अच्छी बात है अगर आपको भाई जैसे फीलिंग आ रही। उपकार बावरा जी से मेरी बात हो रही थी, तो उसमें मैंने ये जानने की कोशिश की, और यूथों के लिए स्पेशल ये वीडियो था कि उपकार बावरा जी काफ़ी बच्चों से मिलते होंगे, काफ़ी लीडर्स को तैयार भी किया होगा कि हाँ आप समाज के लिए आवाज़ उठाइए यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस में, तो उससे एक ईजी आपको लगा कि हाँ आकाश के अंदर वो क्वालिटी ऑलरेडी है, तो उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं? ब्राइट फ्यूचर है, और आने वाला समय इन्हीं का ही है। कंफर्म। बिल्कुल।
बाकी 100%। बाकी क्या करेंगे? बाकी उनके साथ चलेंगे और बाकी और बाकी भी उनके साथ चलेंगे। बस एज नहीं बताएंगे आप। ठीक है। ये हमारे साथ उपकार बावरा जी मौजूद थे, इनसे हमने तमाम विषयों पे बात की और जानने की कोशिश की किस तरीके से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, लास्ट क्वेश्चन करूंगा कि इतना सेंसिटिव मुद्दा ये बना रहे हैं कि आदमी बोले ना, मगर आकाश आनंद ने जो बात बोली वो कोई कमरे में नहीं, कोई कैमरे में नहीं, लोगों के बीच बोली और लोगों ने समर्थन दिया। आज ये किसी के अंदर इतना कलेजा मुझे नहीं लगता कि बोल सके। बिल्कुल, आज जैसे मतलब उन्होंने खुल मतलब करके बहुत बड़ी बात है। खुल करके चीज़ें बोली। और ख़ास तौर पे आरक्षण की बात करूँगा। आरक्षण पे जो उन्होंने बोला कि किस तरीके से जो है हमें बांटने का काम कर रहे हैं, और एक बड़ा तबका SC ST का जो लगभग 22-23% है, 25% मैं कहूँगा, क्योंकि जब जनगणनाएं हुई थी तब 22% था, तो अब तो मेरे ख्याल से 25 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे तबके को जो है लोग बांट रहे हैं, और उस पर जो है मुखर होकर के आकाश आनंद जी का बोलना, ये अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करता है और बताता है कि अब नेतृत्व करने वाला आ चुका है। अच्छा, यही मेरी बात थी और इसमें एक बात और जोड़ूंगा। संविधान ले लो, हिंदू खतरे में ले लो, और देश कमज़ोर हो रहा है, महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। राष्ट्रीय जनगणना की बात भी बसपा ने ही की। उस मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाने के लिए मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस मुद्दे को सामने ही उछाल के लाए, जो अक्सर ये करते हैं। मगर उस पर आकाश ने अपनी टिप्पणी दी, वहीं पे तमाम पार्टी टिप्पणी नहीं दे रही है। उपकार बावरा क्या सोचते हैं, क्या इतना सेंसिटिव मुद्दा है जिस मिशन के लिए आप चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने आपको वोट किया, क्या इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि अगर आप अपना पॉइंट ही नहीं रह सकते हैं और आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप PM बनना चाहते हैं? देखिए, मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। और जो राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे पे स्टैंड नहीं ले रही है, मैं समझता हूँ कि वो उनकी वोट भी नहीं ले पाएंगी। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ गई ना लोगों के, कि ये आपकी वोट तो ले सकते हैं लेकिन आपके मुद्दों को उठा नहीं सकते। जिस तरीके से संविधान का हनन हुआ, संविधान के आर्टिकल 342 का जिस तरीके से मतलब इन लोगों ने चीरहरण किया, उस पर अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो समझ में आ जाता है कि आप संविधान विरोधी हैं, और उन लोगों के भी विरोधी हैं जिनके प्रति वो बात कही गई। ये लोग चाहते हैं कि ये बहुजन समाज, ये पिछड़ा समाज, ये दलित समाज, ये कमेरा समाज, ये मजदूर तबका, किसान समाज, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को वोट करे, इन लोगों की तिजोरियां भरें। लेकिन जब अपने हक अधिकारों की बात आए तो इनके मुंह में दही जम जाती है, बोलते नहीं हैं, उनके अधिकारियों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो ये चाहते ही, इनका मेन मोटिव यही है। तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उनसे कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। बात शुरू हुई थी संसद में जाति की, तब तो आप पार्लियामेंट में बोल रहे थे। फिर राष्ट्रीय जाति जनगणना की जब बात हुई, उस बात को दबाने के लिए कहीं ना कहीं मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लगता है इस मुद्दे को सामने लाया गया कि इनकी जातियों को बांट दिया जाए। कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी जो टिप्पणी हो ज़रूर हमारे चैनल पर करिएगा। धन्यवाद।